Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. Currently, we are into chapter number 3B, that is elasticity of demand. On page number 37-38, we have checked price elasticity of demand and their types. So let us understand one by one what is price elasticity of demand and their types. So under price elasticity of demand, our first type is perfectly elastic demand, where elasticity of demand is equal to infinity. As you can see over here, it is equal to infinity. Why is that so? So यहाँ पर आपको पता है a slight or zero change in price will bring infinite change in the quantity demanded. ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमको इसी तरीके से लिखना है. मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया है ताकि आपको ये बाय हार्ट करने में ज्यादा इजी हो. तो सेंटेंसेस को मैंने ब्रेक कर दिया है सो दैट यू कैन गेट करेक्ट वर्डिंग्स to write in your notebook. So you also have to write in the same way. When a slight or zero change in the price brings about an infinite change in the quantity demanded of that commodity, उस particular commodity के डिमांड में इन्फिनाइट चेंज आ रहा है जबकि हमारे प्राइस में चेंज नहीं हुआ है या स्लाइड चेंज हुआ है. सो इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. बाय द वे, दिस पर्टिकुलर टाइप इज नॉट रियल इन नेचर, इट इज थियोरिटिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10% fall in price may lead to an infinite rise in demand. अगर प्राइस 10% से गिरता है तो डिमांड में ट्रेमेंडस चेंज होगा, बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं. तो इसका ग्राफ आइए बनाते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है, so we will take x axis and y axis. x axis पे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड ऑन द y axis हम डिटरमाइन करेंगे प्राइस. So let's assume original price is P and original demand is Q, but there is no change in price or slight change in price that will brings about tremendous change in quantity demanded. तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर कि डिमांड Q से Q1 पे इंक्रीज हो रहा है या Q2 पे जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, Q4 पे जा रहा है, एंड सो ऑन. डिमांड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, देयर इज नो एंड. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, वेयर यू कैन सी ये जो आपका डिमांड कर्व है इट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन अ हॉरिजॉन्टल वे, where elasticity of demand is equal to infinity. So perfectly elastic demand curve is always parallel to x-axis. Getting it, everyone? Horizontal curve यहाँ पर हमें मिलता है. Now टाइप 2 इज परफेक्टली इन इलास्टिक. ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर, इन इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक का मतलब आप इस डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते. ठीक है, हेंस आप यहाँ पर अगर रिलेशन देखेंगे प्राइस और डिमांड का, ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड. तो हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस
has no effect on the quantity demanded. प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है. ऑफ दैट कमोडिटी इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. इट इज ओनली अ थियोरेटिकल कंसेप्ट. ये भी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, या आप बोल सकते हो इट इज वेरी रेयर. इट इज वेरी रेयर. फॉर एग्जांपल 20% फॉल इन प्राइस will have no effect on quantity demanded. in reality देखो प्राइस में चेंज होता है ना, तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता है. बहुत मिनिमम हो सकता है वहां पर इफेक्ट हो, बट इफेक्ट तो होता है. दैट्स व्हाई आप बोल सकते हैं बहुत ही रेयर है ये. so in practice such a situation rarely occurs. for example demand for salt and milk. salt का डिमांड या मिल्क का डिमांड हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ले सकते हैं. So let us draw the graph where elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price is equal to 0. 0 means there is no effect on demand due to change in price. So we will take x-axis as quantity demanded, y-axis as price. Our original price will be OP and original quantity is OQ. ठीक है. प्राइस ड्रॉप हुआ OP से P1 पे, या प्राइस इंक्रीज हुआ OP2 OP2 और OP3 और OP4. ऐसा कोई भी प्राइस चेंज होने दो, वेदर प्राइस इज डिक्रीजिंग और प्राइस इज इंक्रीजिंग, देयर इज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड. हमारा जो पोजीशन है वो एज इट इज है क्वांटिटी के लिए. तो हमें यहाँ पर ये डिमांड कर्व मिलता है विच इज वर्टिकल इन नेचर एंड पैरेलल टू y axis, where elasticity of demand is equal to 0 and it is called as perfectly inelastic demand. इस कर्व को क्या बोलेंगे हम? इस कर्व को बोलेंगे वर्टिकल कर्व. Moving towards third type, which is unitary elastic demand, where elasticity of demand is equal to 1. Why 1? Because it shows, it indicates that the percentage change in price will leads to exact proportionate change in quantity demanded. What does it mean? जितना proportion आपने प्राइस में चेंज किया, फॉर एग्जांपल आपने 20% से अगर प्राइस को इंक्रीज किया है तो डिमांड 20% से कम हो जाएगा. ठीक है ना. तो सेम इफेक्ट हमको मिलता है ऑन बोथ द साइड, whether it is price or quantity demanded. So when a percentage change in the price leads to proportionate change in quantity demanded of the product, then demand is said to be unitary elastic demand. For example, 50% fall in price of the commodity leads to 50% rise in quantity demanded. Getting it, everyone? Let us draw the graph. Write the formula first. Elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price is equal to 1. So take x-axis and y-axis. On x-axis you will show quantity demanded and on y-axis you will show price. So on original price OP we will get a straight line, and on that particular price we will get original quantity as OQ. तो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये एक पॉइंट हमें मिला. इफ प्राइस ड्रॉप्स फ्रॉम OP टू OP1, OP से प्राइस OP1 पे ड्रॉप हो गया तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. तो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड हमें मिला OQ1. और यहां पर अगर आप ड्रॉ करते हो डिमांड कर्व
तो आपको यहाँ पर इस तरीके का डिमांड कर्व देखने को मिलेगा, जहां पर जो डिस्टेंस है बिटवीन P2 P1 इज एग्जैक्टली सेम टू Q2 Q1, जो क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर दोनों डिस्टेंस इक्वल है। क्या है? इक्वल। ठीक है, सो इट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, और कर्व जो हमें मिला है उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखिए, हमने जो फर्स्ट किया था ना, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ पर सेम मिलेंगी। कुछ चीजें वहां पर क्या था, इंस्टेड ऑफ रिलेटिवली देयर वी हैड परफेक्टली, है ना। यहाँ पर क्या लिखा था? परफेक्टली। एंड अदर देन दिस, वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो था इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, और वहां पर हम क्या लिखते थे, when less or slight or zero change in price of the commodity will leads to tremendous change or infinite change in the quantity demanded। यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, वी आर लर्निंग रिगार्डिंग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अच्छा, कंपेयर में क्यों कर रहा था? ताकि आपको बाय हार्ट करने में आसानी हो जाए कि जो आपने फर्स्ट वाले में लिखा था कुछ सिमिलर टर्म्स आपको यहाँ पर यूज करना है। तो हमने यहाँ पर यूज किया रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड विच इज मोर देन 1, which is always more than 1. So when a percentage change in demand, sorry, when a percentage change in price leads to more than proportionate change in quantity demanded। ठीक है, मतलब आपका हल्का सा भी प्राइस में चेंज बहुत जबरदस्त डिमांड में चेंज लेकर के आता है, तो उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। So then demand is said to be relatively elastic demand। यहाँ पर मुझको एक एग्जांपल याद आता है फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ। मैंने एक बिस्किट बहुत देखा, एडवर्टीजमेंट देखा और बहुत कंज्यूम भी किया, विच इज पार्ले जी, है ना। आप लोगों ने भी कंज्यूम किया होगा, सुना होगा। मुझे जहां तक याद आता है सिंस 1993 1994 और अप्रोक्सीमेट अराउंड टिल 2004 एंड 5, है ना, ये 10 साल का जो पीरियड हम समझ सकते हैं। मैंने देखा था कि जो 100 ग्राम का पार्ले जी का पैकेट आता था बिस्किट का, वो 4 रुपीज का हुआ करता था। सोचिए, और ये 4 रुपीज तो पहले से चला आ रहा था। मेरा जो ऑब्जर्वेशन था लास्ट 10 ईयर्स का था, और 4 रुपीज तो ये बहुत पहले से था। तो कंपनी ने ये प्राइस मेंटेन करके रखा था। बाद में इन द ईयर 2005-6 जैसे जैसे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता जाता है। तो कंपनी ने ये प्राइस को काफी दिनों से मेंटेन करके रखा था, और आज भी वो 4 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे थे। तो 2004-5 में क्या हुआ, कंपनी ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम प्राइस को स्लाइड चेंज करें। इंस्टेड ऑफ 4 रुपीज नाउ दे स्टार्टेड चार्जिंग 4 रुपीज 50 पैसा और समवेयर अराउंड 5 रुपीज। ठीक है ना, फॉर द सेम प्रोडक्ट। उन्होंने प्राइस 50 पैसे से बढ़ाया। कितने से बढ़ाया? 50 पैसे से। अब 50 पैसे से प्राइस को बढ़ाते ही तो जो उनके कॉम्पिटिटर थे, जैसे सनफिस्ट है या टाइगर है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ज्यादा ऐड करना चालू कर दिया, और वो अभी भी 4 रुपीज में सेल कर रहे थे। जिसकी वजह से क्या हो गया, ट्रेमेंडस उनका जो डिमांड है वो रिड्यूस हुआ। लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया, और लोग कहां पर चले गए, उनके कॉम्पिटिटर के पास। टाइगर के बिस्किट, ब्रिटानिया के जो मिल्क बिस्किट होते हैं या ग्लूकोज बिस्किट होते हैं, वो बिकने स्टार्ट हो गए। बट पार्ले जी का जो प्रोडक्ट, जो इतने सालों से ट्रेमेंडस
प्रोडक्टिविटी दे रहा था, सेल्स दे रहा था, टर्नओवर दे रहा था, बट उसका डिमांड घटने लगा। कंपनी ने रिसर्च करवाया कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इन्फ्लेशन है और उसका इम्पैक्ट तो प्रोडक्ट के प्राइस पे आना ही है। तो हमने सिर्फ 50 पैसे का यहाँ पर प्राइस बढ़ाया, इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे आ गया? तो थर्ड पार्टी जब सर्वे करती है और उनको रिजल्ट मिलता है, तो रिजल्ट वाज शॉकिंग दैट इंडियन पर्सन आर वेरी मच प्राइस सेंसिटिव रिलेटेड टू पार्ले जी। ये जो ग्लूकोज बिस्किट है वो उनके माइंड में इतना फिट बैठ गया उसका प्राइस कि वो उसके अलावा और दूसरा कोई प्राइस देखना नहीं चाहते। तो फिर से पार्ले जी ने क्या किया, फिर से पार्ले जी ने 4 रुपीज 50 पैसे की जगह पर वापस से 4 रुपीज वाला पार्ले जी लेकर के आया। नाउ व्हाट दे डिड, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस दे रिड्यूस द क्वांटिटी। क्वांटिटी को क्या कर दिया उन्होंने, रिड्यूस कर दिया। इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम बिस्किट दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग 80 ग्राम बिस्किट, मतलब उन्होंने 20 ग्राम्स क्या कर दिया उसमें रिड्यूस कर दिया। और काफी दिनों तक फिर वो 4 रुपीज का प्रोडक्ट चलाया लगभग और 3 से 4 साल, और बाद में आई थिंक नाउ वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आज 5 रुपीज में बिकता है। तो ये केस स्टडी हम देखते हैं कि कई बार किसी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स जो है बहुत ही प्राइस सेंसिटिव हो जाते हैं, और पार्ले जी को फिर एक अलग ब्रांड निकालना पड़ा उस बिस्किट्स का रियल टेस्ट का, दैट इज पार्ले जी गोल्ड, जो हाई प्राइस पे सेल होता है, दैट इज समवेयर अराउंड 10 रुपीज। ठीक है, और आज भी उन्होंने क्वांटिटी को रिड्यूस किया, बट उसका जो प्राइस है 5 रुपीज तक ही रखा, ताकि जो एवरी पर्सन है उसको अफोर्ड कर सके, चाहे वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से क्यों ना आता हो। तो हम देखते हैं पार्ले जी जो है वो सबकी पसंद है, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉपुलेशन ईट्स पार्ले जी, और एड में भी वो कहते हैं वर्ल्ड नंबर 1 सेलिंग बिस्किट पार्ले जी। ठीक है, तो चलो हमने इसका एक केस स्टडी भी देख लिया जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड से रिलेटेड है। मूविंग टुवर्ड्स द चार्ट, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड वी विल गेट मोर देन 1। सो यू विल टेक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आप दिखाएंगे वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इज ओपी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज ओक्यू। प्राइस ड्रॉप हुआ तो आप ड्रॉप का देखेंगे, जो मार्जिन रखा गया है उसकी वजह से क्वांटिटी में काफी डिफरेंस आया फ्रॉम ओक्यू टू OQ1, ठीक है ना। और इसकी वजह से हमें जो डिमांड कर्व मिला वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो डिफरेंस बिटवीन OP टू OP1, आप यहां पर ये जो डिफरेंस देख रहे हैं, है ना, इट इज लेस देन डिफरेंस इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम ये कह सकते हैं कि स्लाइड चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग्स अबाउट मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। So this particular thing is called as relatively elastic demand, और इस कर्व को हम नाम देते हैं फ्लैटर स्लोप, फ्लैटर स्लोप where elasticity of demand is more than 1. Now last one, which is relatively inelastic demand. Inelastic का मतलब यहाँ पर बहुत ही थोड़ा असर होगा किसका, चेंज इन प्राइस का। So when a percentage change in price leads to less than proportionate change in quantity demanded of that commodity, then the demand is to be relatively inelastic demand. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस में चेंज ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जांपल 80% fall in price of a commodity leads to 50% rise in quantity demanded. तो प्राइस का फॉल होना उसमें ज्यादा डिफरेंस है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं डिमांड राइज हो रहा है ओनली बाय 50%। लेट अस ड्रॉ द चार्ट।
elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price, which will give us less than 1. So x-axis, y-axis, quantity demanded on x-axis and price on y-axis. On original price OP, we will get original quantity demanded OQ. ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है. प्राइस फॉल हुआ फ्रॉम OP टू OP1. आप देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा सा चेंजेस आया. तो ये जो कर्व हमको यहाँ पर मिला है, ये स्टीपर कर्व मिल गया. कैसा कर्व? स्टीपर, जहां पर आप देख रहे हैं P टू P1 जो गैप है इज लार्जर एज कंपेयर टू Q टू Q1. ठीक है ना. तो इसे हम कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, where elasticity of demand is less than 1. The curve will be called as steeper slope. Next particular topic in front of us is methods of measuring price elasticity of demand. मेथड कैसा, मतलब किस तरीके से मेजर कर सकते हैं. ऊपर हमने तो देखा कि टाइप्स क्या क्या है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं मेथड्स. So let us start with the first one, which is ratio or percentage method. Which method? Ratio or percentage method. रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल, है ना. तो उन्होंने खुद ने ये डेवलप किया है. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो आप बोलेंगे सर ये तो अभी अभी जो हम लोग ने फॉर्मूला किया है वही फॉर्मूला है. यस, तो ये इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? रेशियो मेथड. So percentage method is also known as arithmetic method. Price elasticity is measured as, कैसे measure करते हैं? Elasticity of demand is percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. तो इसके पहले जितने भी टाइप्स हमने देखे, हर जगह पर हमने यही फॉर्मूला यूज किया. दैट मीन्स सारे के सारे जो मेथड्स थे वो यहाँ पर सेम थे. दैट इज रेशियो मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड. ठीक है, और इसको हमने अच्छे से लर्न भी किया है. इसको कैलकुलेट करने का तरीका है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मैथमेटिकली द अबव फॉर्मूला कैन बी प्रेजेंटेड एज अंडर. तो मैथमेटिक्स के रूप में आप देखेंगे तो इस तरीके से हम इसे लिखते हैं, और उसको आप और एलॉबरेट करेंगे, चेंज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ डिवीजन आप मल्टीप्लिकेशन डालेंगे तो ये हमारा जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ये क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंगली हमें वो पर्टिकुलर रेशियो मिल जाएगा जिससे हमें पता चलता है कि कौन से टाइप का प्राइस इलास्टिसिटी है. यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया हुआ है. लाइक प्राइस अर्लियर वाज 20, जो इंक्रीज होके हो गया 25. तो पहले जब 20 था तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड था 10. अब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमने डिमांड रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया. तो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे लाइक दिस. चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाएगा? न्यू क्वांटिटी और ये जो ओल्ड क्वांटिटी है ना, उसमें माइनस किया जाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1. एंड डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी. ओल्ड क्वांटिटी कितना है? 10. सो 1/10 आपको मिलेगा 10%. कितना मिलेगा? 10%. सिमिलरली प्राइस देखेंगे तो जो ओल्ड प्राइस है ऊपर कितना आ जाएगा? 20, और नीचे क्या आ जाएगा? 25 माइनस 20 दैट इज 5. राइट, तो 20/5. तो यहाँ पर देखो सेम थिंग दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर, और इस तरीके से 1/10 इंटू 20/5 ये हमें आंसर मिलता है, जिसको हम सॉल्व करेंगे
तो वी विल गेट 0.4 विच इज लेस देन 1। और अगर रिजल्ट लेस देन 1 आता है तो हमारे लिए ये होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। क्या होगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। गेटिंग इट एवरीवन? नेक्स्ट वन इज व्हाट? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए पहला कौन सा था? पहला था रेशियो मेथड, और अब है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। तो पहला मेथड भी उन्होंने डेवलप किया और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी प्रोफेसर मार्शल ने ही डेवलप किया। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड। तो कई बार क्या होता है कि हमें टोटल एक्सपेंडिचर पता है। क्या पता है? टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के बेसिस पे आप डिमांड देख सकते हो ना। सपोज कोई पर्टिकुलर एक फैमिली है, एवरी मंथ वो स्पेंड करता था 10,000, और इन्फ्लेशन आने की वजह से 10,000 की जगह पर वो अब स्पेंड कर रहा है 12,000 या 13,000। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ऑटोमेटिकली वहां पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो हम समझ सकते हैं कि उसने भी डिमांड बढ़ा दिया होगा, हाँ या ना? तो अगर किसी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है या एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो हम समझ सकते हैं वो डिमांड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो वी आर checking in context to price. Here the total expenditure refers to the product of price and quantity demanded. Expenditure आपको कैसा मिलेगा? जो प्राइस है और उसने कितना क्वांटिटी डिमांड किया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। In this connection, Marshall has given the following propositions. क्या क्या है? पहला, a relatively elastic demand where elasticity of demand is more than equal to 1. When with a given change in the price of a commodity, total outlay increases. यहाँ पर outlay का मतलब क्या होता है? total expenditure. अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, है कि नहीं? मतलब यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि क्वांटिटी बढ़ गई, हम देख रहे हैं खर्चा बढ़ गया, है ना, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। और एक्सपेंडिचर बढ़ने का कारण क्या होता है? एक्सपेंडिचर बढ़ने का कारण हो जाएगा कि वहां पर क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई होगी, डिमांड भी बढ़ गया होगा। यस। नेक्स्ट वन है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इक्वल टू 1। व्हेन द प्राइस फॉल्स और राइजेस, टोटल आउटले डज नॉट चेंज। प्राइस बढ़ गया या प्राइस कम हो गया, एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेम होता है और रिमेन्स कांस्टेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अभी देखिए इसमें ना आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं इसको। कैसे? सपोज किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज, ठीक है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज। और यहां पर पहले, है ना, मतलब प्राइस चेंज होने के पहले आप सपोज 5 यूनिट परचेस करते थे। कितने यूनिट परचेस करते थे? 5। तो 5 यूनिट इंटू 10 रुपीज, मेरा टोटल खर्चा कितना होता था? 50, बराबर है। आज की तारीख में प्राइस इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज इंक्रीज हो गया है 12 रुपीज पे, ठीक है? और मैं यहां पर अभी भी 5 यूनिट ही क्या कर रहा हूं? कंज्यूम कर रहा हूं। तो आंसर क्या मिलेगा? 60। तो आप देखिए एक्चुअली डिमांड में इंक्रीज हुआ नहीं है। डिमांड में इंक्रीज हुआ है क्या? नहीं। बट प्राइस आप देखेंगे ना, एक्सपेंडिचर ये इंक्रीज हो गया। इंस्टेड ऑफ 50 आई एम पेइंग 60। तो मार्शल यहाँ पर ये बताते हैं कि डोंट बॉदर अबाउट यूनिट्स, बॉदर अबाउट एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हुआ है तो हम इसको क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है? अब यहां पर देखिए
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या हो जाता है, सपोज किसी पर्टिकुलर प्राइस, यूनिट का प्राइस 1 यूनिट, उसका प्राइस था 5 रुपीज, तो पहले मैं 4 यूनिट परचेस करता था, इंटू 5 रुपीज में करूंगा तो कितना खर्चा आया, 20 रुपीज, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब प्राइस है ना 5 रुपीज से रिड्यूस होके 4 रुपीज हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने यूनिट भी बढ़ा दिया, मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 4 यूनिट मैं अब 5 यूनिट कंज्यूम करने लगा, तो 5 × 4 क्या रिजल्ट मिलेगा, 20। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा प्रोडक्ट चेंज हुआ है, आया ना, पहले मैं 4 यूनिट कंज्यूम करता था, अब मैं 5 यूनिट कंज्यूम करता हूं, बट मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या शो करता है, 20। पहले भी मैं 20 रुपीज स्पेंड करता था और अभी भी मैं 20 रुपीज ही स्पेंड करता हूं। सो व्हेन द प्राइस फॉल और राइजेस, टोटल आउटले डज नॉट चेंज, ये जो मेरा टोटल आउटले है ये चेंज होता नहीं है, मैं उसे बनाए रखता हूं, और रिमेन कांस्टेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता है, इक्वल टू 1। Last one is relatively inelastic demand, where you can see when with a given change in price of a commodity, total outlay decreases. क्या हो गया, प्राइस में जो भी चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, हमारा टोटल आउटले मतलब टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज 1 यूनिट का प्राइस जो था, वन प्रोडक्ट का प्राइस जो था वो था 10 रुपीज, ठीक है, तो हम पहले परचेस करते थे 5 यूनिट्स, इंटू 10 रुपीज, कितना स्पेंड करना पड़ता था हमको, 50 रुपीज, ठीक है। अब क्या हुआ, अब प्राइस इंक्रीज हो गया, 12 रुपीज पे हो गया, सो इंस्टेड ऑफ 5 वी स्टार्टेड बाइंग ओनली 4 यूनिट, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो हमने अपने यूनिट कम कर दिए, तो 4 12 कितना होगा, 48। आप यहाँ पर एक्सपेंडिचर देखिए, पहले हम 50 रुपए खर्च करते थे, अब हम 48 रुपए खर्च करते हैं। अर्लियर वी यूज्ड टू स्पेंड 50 रुपीज, नाउ वी आर स्पेंडिंग 48 ओनली, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, हेंस इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। So this can be explained with the help of the following example. देखिए यहाँ पर प्राइस दिया है P, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स Q, टोटल आउटले, टोटल आउटले मतलब टोटल हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पहले जब प्राइस 10 था तो हम डिमांड करते थे 6 यूनिट, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 60। अब प्राइस 10 रुपीज से इंक्रीज हो गया 20 रुपीज पे, तो इंस्टेड ऑफ 6 वी स्टार्टेड बाइंग ओनली 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलता है, 100। एक्चुअली देखेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, बट आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले 60 रुपीज पे करते थे, अब हम 100 रुपीज पे करते हैं, तो फोकस ओनली ऑन टोटल एक्सपेंडिचर, नॉट ऑन क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट यूनिटरी इलास्टिक का यहाँ पर देखेंगे, 30 रुपीज पहले प्राइस था तो हम 4 यूनिट परचेस करते थे, इंटू 120, और अब प्राइस बढ़ के 40 रुपीज हो गया, तो अब हम सिर्फ 3 रुपीज का परचेस करते हैं, विच इज 120। तो आप ये मत देखिए कि क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो गया है, हम ये देखेंगे कि पहले भी 120 हम स्पेंड करते थे और आज भी हम 120 ही स्पेंड करते हैं, विच इज यूनिटरी इलास्टिक। लास्ट वन, 50 के प्राइस पे हम 2 यूनिट परचेस करते थे और पे करते थे 100, अब प्राइस क्योंकि बढ़ा दिया है 60, अब हम एक ही अफोर्ड कर पा रहे हैं, नाउ वी आर पेइंग 60, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है पहले के मुकाबले कम हो गया, रिड्यूस हो गया, दैट्स व्हाई
हमें यहाँ पर सिंबल मिलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।